नमस्कार, उत्तराखंड उदय न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ उत्तराखंड जन एकता पार्टी के प्रत्याशी कनक धनई जी हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले तो कनक धनई जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, उन्होंने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। उत्तराखंड उदय का मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमारे साक्षात्कार के लिए यहाँ पर आए। धनई जी, मैं सबसे पहले आपका छोटा सा एक परिचय जानना चाहूँगा कि इतना बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, अभी बहुत मुश्किल है, काफ़ी सारे लोग सिर्फ आपका नाम जानते हैं, आपका परिचय अभी कुछ लोगों को जो है जानकारी में नहीं है। देखिए, चुनाव से और नामांकन से पहले तक ये जो स्थिति है ये बहुत से उन कैंडिडेटों के साथ बनी रहती है जो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि 2 लाख की आबादी है और 16 ग्राम सभाएँ 40 गाँव। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के माध्यम से, कुछ प्रिंट के माध्यम से, कुछ इलेक्ट्रिकल के माध्यम से हम लोग पहुँचेंगे लोगों तक और अपनी बातें रखने का वहाँ पर प्रयास करेंगे। और कहीं ना कहीं जो लोग नहीं जानते उनको मैं अपने बारे में बता दूँ। मैं दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ, पब्लिक पॉलिसी का स्टूडेंट हूँ और ऋषिकेश विधानसभा में राजनीतिक एवं सामाजिक गतिविधियों में, सामाजिक सरोकारों के साथ बहुत लंबे समय से यहाँ के लोगों के साथ सरकार के खिलाफ काम कर रहा हूँ। जो भी ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जिससे लोग वंचित रह रहे हैं, जो विकास के आयाम ऋषिकेश को छूने चाहिए थे, वो आईना दिखाने का काम मैं सरकार को सामने कर रहा हूँ और यही मेरा सूक्ष्म परिचय है। धनई जी, आप काफ़ी टाइम से यहाँ पे अपने विधानसभा क्षेत्र में एक्टिव हैं, लोगों से लगातार संपर्क में हैं, तो यहाँ पे लोगों की किस प्रकार की समस्या है ज़्यादातर? देखिए, अलग अलग वर्गों की अलग अलग समस्या हैं। बहुत से लोग राशन कार्ड में नाम कटने से परेशान हैं, बहुत से लोगों का आय प्रमाण पत्र और सरकारी जो कागजात होते हैं उनकी समस्या है। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी की निकासी, नाली, नहर की समस्या है। बहुत से लोग जंगली जानवर के आतंक से, वो राजा जी रेंज में क्योंकि इस विधानसभा का एक बहुत बड़ा हिस्सा पड़ता है, बहुत से लोग गुलदार से परेशान है, वो हाथियों से परेशान है, वो जंगली सुअरों से परेशान है। और जो कृषि पृष्ठभूमि के लोग हैं तो फसल तबाह होने के कारण जंगली सुअरों से, बंदरों से, इन जानवरों से परेशान है। तो समस्याएं क्षेत्र के हिसाब से, शहर में लोग कूड़े के ढेर से परेशान हैं। जो नदी के किनारे गांव बसे हुए हैं, वो सोंग नदी हो, सुसवा नदी हो, गंगा नदी हो, वहाँ पर जो पहाड़ में तेज बारिश के कारण जो जल भराव हो जाता है, जो पानी का स्तर ऊपर बढ़ जाता है, उसके कारण जो खेत कट रहे हैं, कुछ लोग उसके कारण परेशान हैं। तो समस्याएं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वर्गों के साथ अलग अलग है और उन सारी समस्याओं को हम लोग एक प्लेटफॉर्म में रख रहे हैं। उन समस्याओं का निवारण के लिए हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। अच्छा धनई जी, उत्तराखंड जन एकता पार्टी सिर्फ ऋषिकेश विधानसभा में चुनाव लड़ रही है या और भी सीटों में चुनाव लड़ेगी? ऋषिकेश को छोड़कर हमारी जो मेन सीट है वो टिहरी है और पार्टी के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं श्री दिनेश धनई जी, वो टिहरी से विधायक भी रह चुके हैं और वहाँ से कैबिनेट मंत्री भी थे। तो ऐसी हमारे पास 4-5 सीटें हैं जहाँ से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और ऋषिकेश भी उनमें से एक सीट है। तो ये कहना गलत होगा कि सिर्फ ऋषिकेश से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तराखंड में 5-6 सीटों से चुनाव लड़ेंगे और कुछ प्रमुखता से और कुछ बहुत ज़्यादा भविष्य को सोचते हुए। इस बार उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी मैदान में है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी का स्वागत है और इंडिया एक मल्टी पार्टी सिस्टम अपने लोगों को देती है, तो उसमें बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं, तो उसमें से एक आम आदमी पार्टी भी है जो उत्तराखंड में चुनाव लड़ना चाह रही है, उसका स्वागत है। और एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते मैं संवैधानिक रूप से तो मना नहीं कर सकता, परंतु ये चेतना जगाने का काम, जन जन तक ये मैसेज ले जाने का काम मेरा है कि मैं लोगों को यहाँ की पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी की जो कार्य हो सकते हैं, जो उसके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, किस हिसाब से क्षेत्रीय पार्टी के आने के बाद हम लोग लाभान्वित हो सकते हैं, एक नीतिगत जो एक वैक्यूम पैदा हो चुका था उसको हम कैसे भर सकते हैं, ये बताने का काम हमारा है। पार्टियाँ तो लड़ेंगी, अभी हो सकता है DMK लड़े, AIDMK लड़े, हो सकता है तेलुगु देशम भी लड़े, तृणमूल कांग्रेस भी लड़े, शिरोमणि अकाली दल लड़े। पार्टियों को हम नहीं रोक सकते,
चेतना लाने का काम हम लोगों का है, वो चेतना लाने का कार्य हम लोग करेंगे। बाकी आम आदमी पार्टी लड़े या किसी भी राज्य की कोई भी क्षेत्रीय पार्टी लड़े, हम नहीं रोक सकते, तो उनका स्वागत है। अभी उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि हम जीत के आएंगे तो बिजली पानी फ्री करेंगे, तो ये आप किस नज़रिए से देखेंगे? ये सौदा है या एक तरीके से सुविधा है लोगों के लिए? देखिए, उत्तराखंड के लोग उस पृष्ठभूमि के नहीं है कि उनको भीख में कुछ दिया जाए, और वो भी ऐसी भीख जो हमारे ही घर से निकाल कर हमें दी जा रही है। दिल्ली में ये फॉर्मूला काम कर गया क्योंकि दिल्ली किराएदारों का शहर है, बहुत से वहाँ पर किराएदार लोग ज़्यादा बसे हुए हैं, मकान मालिक लोग कम हैं, लाइफ स्टाइल महंगा है, बिजली की जो कंजप्शन है वो ज़्यादा है, हर कमरों में एसी लगा हुआ है, हर कमरों में डिपेंडेंसी लोगों की इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के ऊपर ज़्यादा है। हो सकता है वो चीज़ वहाँ मुद्दा हो। उत्तराखंड में हम लोग बड़े सादा जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत ही कम लोगों के घर में इस तरीके के अप्लायंसेस मिलेंगे, और जो मिल भी रहे हैं वो इतने सक्षम हैं कि वो अपना बिजली का बिल स्वयं से उठा सकते हैं। और ये जो अप्लायंसेस हैं, वो एसी हो गया, वो बड़ी बड़ी मशीनें हो गई, वो सर्दियों में हीटर हो गए, ब्लोअर हो गए, ये जो आदमी लेता है वो उसका खर्चा भी उठा सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर उस तरीके की ज़रूरत है। और रही बात बिजली फ्री देने की, उत्तराखंड की वो स्थिति नहीं है कि हमें कुछ चीज़ फ्री दी जाए। 55,000 करोड़ का हमारा बजट पास होता है साल का, जिसमें हमारा खर्चा ही 65,000 करोड़ का है। उस 65,000 करोड़ के तो ऑलरेडी हम लोग डेफिसिट में चल रहे हैं। उस 10,000 करोड़ का हमें ये देखना है कि हम और राजस्व कहाँ से लाएं, और ये और देने की बातें कर रहे हैं। और लॉलीपॉप देकर, छोटे छोटे प्रलोभन देकर, मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड की जनता इतनी मासूम है कि उन प्रलोभनों में बह जाए, उन प्रलोभनों के साथ अपना मतदान करे। मुझे नहीं लगता कि यहाँ की जनता इतनी भूली हो रही है। कहीं ना कहीं वो एक नीतिगत रूप से देखेगी क्या उनके लिए सही है और क्या यहाँ के लिए सही है, उसके आधार पर वो जनता वोट डालेगी। जैसा कि धनी जी पिछली सरकारों में रहा है कि चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, इस बार की भी बीजेपी की सरकार में 3 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आलोचना मुख्यमंत्री बदलने को लेकर उत्तराखंड में होती है जनता की, और उसके बाद जनता जवाब भी दे देती है। पार्टियां मनमानी कर कर जनता के नेता को, जो मास लीडर होते हैं, उनको इग्नोर कर कर जब जब संगठन हावी होगा, लॉबी हावी होगी, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति संगठन के ऊपर हावी होगा जिसकी संगठन से ज़्यादा चलती है, तब तक ऐसे निरंकुश और अयोग्य राजा हमारे ऊपर लाद दिए जाएंगे, हमारे ऊपर बिठा दिए जाएंगे। और जब आंकलन किया जाता है तो ये सब लोग ज़ीरो निकलते हैं। तो मेरा यही अनुरोध है राष्ट्रीय दलों से और क्षेत्रीय दलों से भी कि आप जब भी अपना निजाम हमारे ऊपर बिठाएं, अपना नेता हमारे ऊपर बिठाएं, उसके जो मापदंड हैं वो कुशलता का हो, वो प्रशासनिक क्षमताओं का हो, वो समन्वय बिठाने का हो, वो अन्य दलों के साथ विरोधाभास में काम करवाने का हो, वो नौकरशाही को लेकर हो, वो प्रदेश की राजधानी का हो, वो आशा का हो, वो आंगनबाड़ियों का हो, वो उपनल कर्मचारियों का हो, वो पीआरडी वालों का हो, वो रमसा कर्मचारियों का हो। इनका समन्वय जिस नेता में लोगों को दिखेगा, जो इनके बारे में सोचेगा, उसको कभी कोई संगठन भी नहीं हटा सकता। परंतु अगर आप सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारों के नेता बनेंगे, माफियाओं के नेता बनेंगे, बिल्डरों के नेता बनेंगे, मुझे लगता है वो उस नेता को भी पद में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और पार्टी की जो इंटरनल रिपोर्ट होती है वो भी यही संदेश देती है। गणेश जी, हर बार एक चुनावी मुद्दा रहता है पलायन को लेके और रोजगार को लेके। उत्तराखंड का बहुत बड़ा मुद्दा है और हर बार चुनाव तक सीमित रहता है, चुनाव के बाद गायब हो जाता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पलायन की जो बातें हैं, और एक बड़ा कॉमन सा टर्म है पलायन रोकना चाहिए, परंतु रुकेगा कैसे और कम पैसा लगाकर कैसे रुकेगा? मेन टारगेट हमारा ये होना चाहिए। सबको पता है सुविधाएं दे दो पहाड़ों में तो पलायन रुक जाएगा, पर उन सुविधाओं के लिए पैसा, और उस पैसे के लिए ऐसा नहीं कि अगर एक ज़िले में दे दिया दूसरे में भी देना पड़ेगा। और नीति आप ब्लॉक के हिसाब से लाओगे तो एक ज़िले में 10-10, 12-12 ब्लॉक हैं। हम लोग अगर पलायन रोकना चाह रहे हैं तो हम कैसे रोकेंगे? इसके लिए एक ठोस पॉलिसी बनाने की बात हर कोई करता है, परंतु उस पॉलिसी के अंदर क्या होगा इस बारे में इस बारे में हर आदमी, हर चिंतक शून्य है। उसको नहीं पता है कि उस नीति में क्या होना चाहिए। और पलायन, मुझे जितना लगता है, मैंने जितने लोगों का स्टडी करा है,
पलायन इंसान दो ही केस में करता है, या तो जब बहुत ज़्यादा संपन्नता आ जाती है तब जाकर वो देहरादून, ऋषिकेश, हल्द्वानी, कोटद्वार में मकान लेता है, या फिर ज़्यादा अभाव में अगर उसका जीवन बीत रहा है। एक मिडिल क्लास आदमी बहुत ही कम पलायन करता है। तो इसको भी समझना पड़ेगा, पहाड़ का जो भी आदमी संपन्न हुआ है, जिसने पैसा कमाया है, उसने उसके बाद नीचे में ज़मीन ली है, तो इसका अर्थ है कि संपन्नता की निशानी पलायन है। दूसरे केस स्टडी में पलायन का जो एक आउटपुट आया है वो ये आया है कि जिन लोगों के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, जिनका परिवार बहुत ज़्यादा अभाव में जी रहा है, उन लोगों ने नीचे संघर्ष किया, संघर्ष करने के बाद पैसा कमाया, पैसा कमाने के बाद परिवार को बुला दिया। तो दो केसों में पलायन हो रहा है। पलायन को अब दोनों केसों में आप कैसे टैकल करते हो, आपकी पॉलिसी क्या है? हमारी पार्टी जब अपना घोषणा पत्र जारी करेगी उस पर इन दोनों पॉलिसी के बारे में लिखा होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से भी उस घोषणा पत्र को जन जन तक पहुँचाएँ और उस बिंदु को विशेषकर जो पलायन का है, क्योंकि कहना बड़ा आसान है कि पलायन रोकना है, पलायन रोकेंगे, परंतु ऋषिकेश, देहरादून, हल्द्वानी में बैठकर अगर हम पलायन की बातें करें बहुत ज़्यादा सार्थक नहीं है। हम लोग खुद अगर पहाड़ में होते, हमारी क्या मजबूरी थी वो एक अलग चीज़ है। जनय जी, अभी जब पहला लॉकडाउन हुआ था उसके बाद मुंबई, दिल्ली से काफ़ी सारे जो उत्तराखंड के युवा हैं जो हमारे वापस आए थे और अनलॉक होते ही वापस चले गए, जबकि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने एक पलायन मंत्रालय बनाया था, उसकी नीति पर आप क्या कहेंगे? जबकि कहते हैं अनलॉक होते ही सारे के सारे युवा वापस चले गए। देखिए, सबसे हास्यास्पद बिंदु तो ये है कि जो पलायन विभाग का ऑफिस है वो खुद देहरादून में है और ये पलायन रोकने की बातें कर रहे हैं। ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत वो आता है और इसका मेन मकसद था कि पहाड़ में वो पलायन को रोके, और इसका खुद का दफ्तर देहरादून में है। खुद हम उसके आयुक्त को कमिश्नरी बॉडी में नहीं बिठवा पाए, तो ये कमी हमारी है। हम आयुक्त क्या सोचकर बना रहे हैं और उससे क्या काम लेना है ये हम नहीं जान पा रहे हैं। और जो कोविड के समय जो हमारे प्रवासी भाई लोग आए थे, उनके लिए मैं यही कहता हूँ कि अधिकतर लोग होटल फील्ड के लोग थे। उन होटल व्यवसाय के लोगों के लिए हमने क्या नीति बनाई, क्या नीति होनी चाहिए थी, कैसे हम उनको यहीं रोकते? क्या वो रिजर्वेशन का फॉर्मूला है जिसमें हम लोकल होटल्स में 80% जॉब्स में कैसे हम उनको वरीयता दें, कैसे हम उनको प्रायोरिटी दें? क्या उनका सैलरी का स्लैब होना चाहिए, मिनिमम सैलरी क्या होनी चाहिए? 10वीं पास किया हुआ व्यक्ति जब ऋषिकेश, देहरादून, हल्द्वानी जॉब करने के लिए आता है और उसकी पहली जॉब होती है तो वो कितने रुपए से शुरुआत करेगा? इसमें अभी तक हम कोई ठोस कदम नहीं उठा पाए हैं। बड़े कॉरपोरेट महिंद्रा ग्रुप, ताज ग्रुप, ओबराय ग्रुप पहाड़ों तक चले गए, परंतु इंटरव्यू के नाम पर हमारे लोग उस प्रॉपर्टी के अंदर तक नहीं जा सकते। तो इस तरीके की नीतियां हैं कि जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है, जो लोग ऋषिकेश में आए हैं, हम लोग उनको किस तरीके से होटल व्यवसाय के लोगों को कैसे हम टूरिज्म से जोड़ते, कैसे हम उनको यहीं पर सपोर्टिव करते, किस तरीके के हम उनको लोन देते। क्या वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो लोन है, क्या वो होटल इंडस्ट्री के लिए है कि नहीं है, या सिर्फ टाटा सुमो और होम स्टे के लिए है? क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है? कैसे हम बैंक के साथ अलायंस बनाकर उस लोन पॉलिसी को ईजी कर सकते हैं? क्योंकि लोन लेना और लोन के लिए डेली फ़ोन आना एक अलग चीज़ है, परंतु जब आप वास्तव में लोन लेने के लिए बैंक में जाएंगे, आपको पता है, हमें पता है और उन लोगों को पता है जो बैंक तक गए हैं लोन लेने के लिए, किस तरीके से लोन मिलता है। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, लोन लेंडिंग, ये सारी चीज़ें जिन पर काम होना चाहिए। कैपिटल और कैश फ्लो जब तक होगा नहीं मार्केट में, हमारे लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे और तब तक हम लोग एक बिजनेसमैन या बिजनेस अप्रोच के साथ तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारी जो एंटरप्रेन्योरल अप्रोच है वो तब तक हमारी निखर नहीं पाएगी, तब तक हम सिर्फ कर्मचारी ही रहेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि इन चीज़ों पर काम हो, फंड्स के साथ काम हो, बैंकिंग प्रोसीजर के साथ उत्तराखंड गवर्नमेंट बैठ के काम करे कि कैसे हम लोन को ईजी कर सकें। लोन हर कोई लेना चाहता है, परंतु लोन लेने का जो प्रोसीजर बना रखा है उसको सिर्फ ज़मींदार या जिन पे ज़मीन हो, भूमि हो, कोई चल अचल संपत्ति हो, सिर्फ वही लोग लोन ले सकते हैं। तो इस तरीके के प्रोसीजर को थोड़ा सा कोविड के बाद चेंज करने की आवश्यकता है और अन्य देशों में भी करी है। रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता है। कितने होटलियर्स हैं हमारे पास,
जो इंडिया में है, कितने होटलियर से जो मिडिल ईस्ट चले गए, वो डेटा गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। कल के दिन अगर हम कोई योजना लाते हैं, कैसे हम उन लोगों तक लाभ पहुंचा सकेंगे? हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है सरकार के पास। तो काम करने की आवश्यकता है इन्हीं बिंदुओं के साथ। धनई जी, इस बार एक नया मुद्दा जनता के बीच में उठाया और बहुत जोर शोर से उठाया उत्तराखंड में भी, और 8 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर में भी काफ़ी लोग उत्तराखंड के इकट्ठे हुए। उत्तराखंड भू कानून, उसको लेके आपकी क्या राय है? बिल्कुल हम समर्थन में हैं भू कानून के, और जो भी प्रदेश की जनता का आदेश होगा उसको मानेंगे। और रेजिडेंशियली भू कानून मुझे लगता है भी वो एक वायबल और एक फीजिबल स्ट्रक्चर है। कमर्शियली मैं जितने भी बड़े बिजनेस इंटरप्राइज उत्तराखंड के अंदर देखता हूँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के रूप में हमें भी अपने द्वारों को, अपने दरवाज़ों को बंद नहीं करना चाहिए, बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए खोल के रखना चाहिए। हाँ, शर्त हमारी ये हो सकती है कि हम किस हिसाब से उनसे टैक्स ले रहे हैं, किस रेशियो में हमारे लोग, इस प्रदेश का कोई बेटा बेटी उस कंपनी में, उस कॉरपोरेट में, उस फर्म में काम कर रहे हैं, इस पर हम लोग कोई पॉलिसी बना सकते हैं। परंतु इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता कि अभी सही समय है कि हम उसको रेस्ट्रिक्ट करें। अभी हमें और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और जब तक ये माहौल नहीं होगा कि हर गांव में, हर ब्लॉक में कोई ना कोई बड़ा इंटरप्राइज नहीं खुल रहा है, तब तक हम लोग काम नहीं कर सकते। तब तक हम लोग वो होटल मॉडल, हमारा आर्मी मॉडल और हमारा टीचिंग मॉडल से बाहर नहीं निकल सकते तब तक। अभी अगर हम यूकेडी को अगर हटाएं तो 3 पार्टियां मैदान में है, त्रिकोणीय मुकाबला है, तो उसमें आप किसके साथ जाना चाहेंगे कि गठबंधन की सरकार बनती है? नहीं, देखिए, बड़ा ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, बड़ा ही काल्पनिक सवाल है। प्रदेश की और जनता की भावनाओं के अनुकूल जो भी पार्टी बात करेगी, और यहाँ पर बात हमारी नहीं है, इस चुनाव में जितने भी थर्ड फ्रंट और तीसरे मोर्चे के लोग होंगे, जो भी उनके क्षेत्र की समस्याओं को पहले ही सत्र में प्राथमिकता से उठाकर उस मुद्दे को सदन के पटल पे लाएगा, मुझे लगता है सारे लोग उस व्यक्ति, उस विचारधारा, उस दल के साथ जाएंगे, बाहर से समर्थन के रूप में, अंदर से समर्थन के रूप में। और ये एक स्वस्थ परंपरा भी है भारत में, क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम है, और जब भी किसी को समर्थन नहीं मिलता है तो वो अन्य दलों का एजेंडा बेस पे समर्थन लेता है। और ये आज की कोई नई कहानी नहीं है। लोग गठबंधन को बड़े नेगेटिव उसमें देखते हैं कि उसके साथ चले गए, इसके साथ चले गए। लोगों को ये बातें भी मुझे लगता है आपके चैनल के माध्यम से मुझे याद भी दिलानी चाहिए। वीपी सिंह जी जो प्रधानमंत्री थे, तो लेफ्ट पार्टी और राइट पार्टी दोनों का ही उन्हें समर्थन था। उनको हम लोग रामों और वामों की सरकार कहते थे, वामपंथी और रामपंथी की सरकार कहते थे। तो ऐसा नहीं है, इस देश ने बहुत से ऐसे गठबंधन भी देखे हैं। इस देश ने उत्तर प्रदेश के अंदर 90 के दशक में मायावती और मुलायम का गठबंधन भी देखा है। परंतु गठबंधन अगर वैचारिक आधार पर हो, विकास के बिंदुओं पर हो, वो गठबंधन जायज़ है, वो गठबंधन लंबा भी चलता है। व्यक्तिगत स्वार्थों को लेकर कोई भी गठबंधन होता है, मुझे नहीं लगता कि उसकी मियाद बहुत लंबी होती है। तो जो भी हमारा वैचारिक रूप से और बिंदुओं के आधार पर हमारी बात को स्वीकार करेगा, हम उसके साथ जाएंगे। हमारे साथ थे कनक धनई जी, ऋषिकेश विधानसभा से, उत्तराखंड जन एकता पार्टी से, और मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करूँगा। इन्होंने अपना उचित समय निकाल के हमें दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद उत्तराखंड उदय न्यूज़ चैनल का। थैंक यू।